जानकी देवी का एक बेटा था प्रियम और उसकी पत्नी का नाम था रोशनी। प्रियम और रोशनी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था दिया। वैसे तो जानकी देवी अपनी बहू रोशनी और पोती दिया से बहुत प्यार करती थी। अरे इतना प्यार करती थी कि जब भी रोशनी अपने मायके जाने की बात करती, जानकी देवी का दिमाग खराब हो जाता था। यानी कि उनको गुस्सा आ जाता था। जानकी देवी को ऐसा लगता था कि दिया को इस दुनिया में उनसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन रोशनी के लिए अपने घर जाना भी तो जरूरी था ना। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में रोशनी ने अपने मायके जाने का प्लान बनाया। प्रियम, मुझे मम्मी के घर जाना है। आप प्लीज मेरी टिकट करवा दीजिए ना। दिया की भी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो बस कुछ दिन वहां रहकर आ जाती हूँ। बिल्कुल रोशनी, तुम्हें जाना ही चाहिए। दिया को भी तो अपनी नानी की याद आती होगी ना। वहां जाएगी, कुछ दिन अपने कजिन भाई बहनों के साथ खेलेगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? जब भी अपनी नानी के घर जाती है बहुत कमजोर होकर आती है मेरी दिया। मम्मी जी, ये सिर्फ आपके दिल की गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दिया वहां पर बहुत खुश रहती है। अपने मामा मामी और उनके बच्चों से मिलकर ना सारा दिन खेलती रहती है। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ बहू। अब तुझे तेरी माँ के यहाँ जाना है इसलिए ये सारी बातें कर रही है। मुझे तो मेरी दिया की बहुत याद आएगी। अच्छा एक काम कर, इस बार तू 4 दिन के लिए ही जा, ज्यादा दिन वहां मत रहना। अरे मम्मी, जाने दीजिए ना। साल में एक बार ही तो जाती है रोशनी, फिर तो पूरे साल कभी दिया के स्कूल और कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा ठीक है बेटा, जा। और इस तरह रोशनी अपनी मम्मी के घर यानी कि अपने मायके चली जाती है। दिया वहां जाकर बहुत खुश थी। 15 दिन के बाद जब दिया और रोशनी लौट कर वापस आते हैं तो जानकी देवी फिर से वही सारी बातें शुरू कर देती है। दिया बेटा, जरा अपनी दादी के पास तो आओ बिटिया। हाँ दादी, आती हूँ। कैसी हैं आप दादी? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता, तूने अपने नानी के घर कुछ ठीक से खाया पिया या नहीं? अरे दादी, नानी के घर जाकर ना बहुत मजा आ गया। मामा मामी मुझे रोज नई नई चीजें खिलाते थे और नानी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि तेरी नानी ने तुझे प्यार किया है। अरे ये क्या बेटा, तेरा रंग कितना दबा हुआ सा लग रहा है। मम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दिया पहले जैसी थी वैसी ही तो लग रही है और इसका रंग भी तो वैसा ही है ना। तेरे मायके का ना पानी ही खराब है बहू। ऐसी गोरी चिट्टी पोती मेरी वहां जाकर काली हो जाती है। देखो तो चेहरा कैसा हो गया है। अरे नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? इतनी कमजोर होकर आई है, तू थोड़ी ना कुछ बोलेगा। तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा ना। जरा अपनी बेटी की तरफ देख, कितनी कमजोर हो गई है। 15 दिन में पता नहीं वहां पर कुछ खाया पिया भी या नहीं। मम्मी, वो मेरा घर है और वहां पर दिया के अलावा और भी बच्चे रहते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे सारा दिन खेलते हैं, तो थोड़ा फर्क तो आ ही जाता है ना। अरे रहने दे बहू, ये तेरा ससुराल है ना, यहाँ के तो पानी में ही असर है। अपनी दादी के घर आते ही देखना, 2 दिन में बच्ची फिर से खिल उठेगी। ठीक से खिलाऊंगी, पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको गलत फहमी हो रही है। अरे कोई गलत फहमी ना हुई, बच्चों पर अपने दादी के घर का पानी का असर दिखता है। मैं तो कहती हूँ तू 1 या 2 दिन के लिए जाया कर। अरे इतने दिन क्यों जाती है दिया को वहां लेकर? अच्छा ठीक है मम्मी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, वो रुचि दीदी का फोन आया था। विहान की छुट्टियां शुरू हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए घर आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी रुचि पूरे 2 साल बाद आएगी अपने मायके। जब से यूएस चली गई है तब से आ ही नहीं पाती।
विहान को देखे पूरे 2 साल हो गए मुझे। अरे वाह प्रियम, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। रुचि दीदी आएंगी तो बाकी की छुट्टियां भी बड़े मजे से निकलेंगी। अरे मैं तो रुचि से कहूंगी कि 1-2 महीना रुक कर जाए। जब अपने मायके में बिटिया आती नहीं ना तो घर सूना सूना लगता है। हाँ मम्मी, सच कहा आपने। और अगले दिन प्रियम की बड़ी बहन यानी कि रुचि अपने बेटे विहान के साथ आ जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, कैसी है बिटिया? यूएसए से आए हुए पूरा 1 महीना हो गया और अब माँ की याद आई है तुझे? अरे मम्मी, आप तो जानती है ना, 2 साल बाद इंडिया आई हूँ। ससुराल में रहना भी तो जरूरी था ना। वीडियो कॉल पर देखा था तो ऐसे गुलाब के फूल की तरह लग रही थी, एकदम गुलाबी गुलाबी। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बेटी यूएस जाकर कितनी प्यारी हो गई है। तो क्या मैं अब आपको प्यारी नहीं लग रही मम्मी? अरे प्यारी तो लग रही है, लेकिन जानती हूँ ससुराल में तेरी सास ने बहुत काम करवाया होगा, चेहरा उतर गया है तेरा। और ये मेरा विहान देखो तो कैसा लग रहा है। नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे करती होंगी, लेकिन नानी से ज्यादा नहीं। पता है तुझे, नानी का प्यार ना बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि तू मेरी बेटी का बेटा है और बेटी माओ को बहुत प्यारी होती है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे ओ रोशनी बेटा, जरा वो आटे और घी वाले लड्डू तो बना ले। देख विहान कितने साल बाद हमारे घर आया है और रुचि भी बहुत कमजोर लग रही है। कुछ दिन यहाँ रहेगी, खाएगी पिएगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ मम्मी, मैं रुचि दी और विहान के लिए लड्डू बना दूंगी। आप बस मुझे रेसिपी बता देना, मैं भूल जाती हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू बनाना तो शुरू कर। देख तो सही, पूरे 1 महीने से ससुराल में थी रुचि, एकदम बुझा बुझा सा चेहरा हो गया है इसका। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? अरे रोशनी भी तो अपने ससुराल में ही रहती है आपके साथ, और आप तो उसका कितना ख्याल रखती हो। हाँ बेटा, ख्याल तो रखूंगी ना, मेरे बेटे की बहू है, मेरी पोती दिया की माँ है, मैं उसे थोड़ी ना दुखी होने दूंगी। मम्मी जी, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रुचि दीदी की सास ने उनको दुखी रखा होगा, खुश नहीं रखा होगा? वही बात तो मैं मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मम्मी समझती नहीं। और मम्मी, रोशनी तो सिर्फ 10 दिन के लिए अपने मायके जाती है, और आप बार बार क्या कहती हैं कि मायके का पानी लगने से दिया कमजोर हो जाती है, रोशनी का चेहरा उतर जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर रुचि दी और विहान यहाँ रहेंगे तो उनका चेहरा भी उतर जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा? माँ हूं मैं उसकी, वो मेरी बेटी है, और विहान मेरी बेटी का बेटा। मेरे रहते भला उन्हें कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? तो मम्मी, यही बात रोशनी पर भी तो लागू होती है ना। जब वो अपने मायके जाती है, अपनी मम्मी के पास होती है, जैसे आप रुचि दीदी की मम्मी है, वैसे ही रोशनी की भी मम्मी है, उसका पूरा ख्याल रखती है। ठीक कहता है बेटा, मैं भी ना रोशनी को कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि दिया को सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में सिर्फ उसकी दादी ही कर सकती है, नानी नहीं। बस इसीलिए ससुराल का पानी करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे तुम लोगों की बात समझ में आ गई है। रचना, ए रचना बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कभी तुम भी किचन का चक्कर लगा लिया करो। जाओ देख कर आओ बहू क्या कर रही है। कविता किचन में जाते जाते ही बोलती है। रचना, आज तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हाथों पर मेहंदी लगाई हुई है क्या? मम्मी जी, सोकर लेट उठी थी ना, इसलिए देर हो गई। अगर आपको नाश्ते की इतनी ही जल्दी है तो आप बना लो ना, या फिर आपको सिर्फ हुक्म चलाना ही आता है? तू अपनी जुबान कम चला और हाथ ज्यादा चला।
तेरे ससुर और अभिनव को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभिनव और रचना की शादी को कई साल हो चुके हैं। अभिनव की माँ कविता और पिता संजय भी उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन हर घर की तरह सास बहू में किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक होती ही रहती है। एक दिन शाम को जब सभी खाना खा रहे थे, बहू, आज तूने सब्जी में नमक कम डाला है। घर में नमक खत्म हो गया था क्या? मम्मी जी, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो आप तो झांकने भी नहीं आती। हर कुछ कमी हो जाती है तो मुझे बातें सुनाती हो। सबके सामने झूठ क्यों बोल रही है बहू? मैंने ऐसी क्या बात सुना दी जो तुझे इतनी बुरी लग रही है? मम्मी, रचना दिन भर काम करती रहती है और आप उसे ताने सुनाती रहती हो। आप एक बात समझ लीजिए, रचना इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। उससे लड़ना बंद कर दीजिए प्लीज। अरे पर बेटा सुन तो। अभिनव अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला गया और रचना भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभिनव, आपको मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं दे रही थी ना उनकी बात का जवाब, तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी इस तरह तुमसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रचना। उधर संजय और कविता भी अपने बेटे के बर्ताव पर दुखी थे। आज के बच्चों में संस्कार नाम की चीज ही नहीं रही। किस तरह बात कर रहा था अभिनव तुमसे? अरे मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी था, पर जब से इस रचना से इसकी शादी हुई है ना, दिमाग खराब हो गया है। अब तुमने अभिनव का रवैया देख लिया ना। अब तुम आगे से उससे ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे वो तुमसे बदतमीजी करे। ठीक कहते हो आप। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। सासू बहू के बीच खींचातानी चलती रहती थी। एक दिन अभिनव और संजय ऑफिस से घर आए। रचना, एक गिलास पानी तो लाना। कविता पानी लेकर आती है। मम्मी, आप पानी लेकर आई हो, रचना कहाँ है? गई होगी कहीं घूमने। मुझसे पूछ कर नहीं जाती तेरी पत्नी। हाँ, कभी अगर मन किया तो बता जरूर देती है, लेकिन आज तो बताया भी नहीं मुझे। अरे छोड़ो ना कविता, बहू किसी काम से गई होगी, क्यों इतना बोल रही हो? अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ, आपका बेटा पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। वरना मुझे नहीं मतलब किसी से घर में कौन क्या कर रहा है। अगर इन साहबजादे से कुछ बोलो तो उल्टा अपनी माँ को ही सुना देता है दो बातें। इतने में रचना हाथों में सामान लिए घर में आती है। रचना, तुम माँ को बताए बिना कहाँ गई थी? अच्छा, तो माँ ने आती ही आपसे मेरी चुगली शुरू कर दी। मैं घर का राशन लेने गई थी। तो तू मुझे बता कर भी तो जा सकती थी ना। मम्मी जी, मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आप सो रही थी। अरे मैं सो ही तो रही थी, मर थोड़े ना गई थी। जो तू मुझे उठाती तो मैं उठ ना पाती। मम्मी जी, आपको ना किसी भी तरह से चैन नहीं है। अगर मैं आपको सोते से उठा देती तो आप इस बात पर मुझसे लड़ती कि मैंने आपको क्यों उठा दिया, और अभिनव के घर में आती ही आप उनसे मेरी चुगली करने लगी। मैंने कोई चुगली नहीं लगाई, पूछ ले अपने पति से। मैंने तो वही कहा जो सच है। बस करो मम्मी, आप रचना को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अब क्यों लड़ती हो इससे? ये घर का राशन ही तो लेने गई थी ना। अगर ये नहीं जाती तो आपको जाना पड़ता। बेटा अभिनव, किस तरह से बात कर रहा है अपनी माँ से? और रचना भी तो बोल रही है, उसे भी तो चुप करा, या सिर्फ अपनी मम्मी को ही बातें सुनाता रहेगा? पापा, रचना मम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी इसके पीछे पड़ी रहती है। आप मम्मी को बोल दीजिए कि रचना से दूर रहे। अभिनव का इतना तीखा व्यवहार देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रात में अभिनव छत पर अकेला बैठा होता है, तभी संजय उसके पास जाकर बोलता है। बेटा, क्या कर रहे हो अकेले छत पर? कुछ नहीं पापा, मौसम अच्छा हो रहा है तो बस बैठ गया। बेटा,
तू अपनी मम्मी से थोड़े नर्म लहजे में बात किया कर। तेरी पत्नी और तेरी मम्मी का रिश्ता ही ऐसा है, वो कितना भी चाहे कि लड़ाई ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती ही रहती है। पापा, लेकिन माँ जानबूझकर रचना से उलझती है। अभी शाम को ही देख लो, उन्होंने कितना सुनाया रचना को। बेटा, रचना भी तो बराबर जवाब दे रही थी ना, वो भी तो चुप नहीं हो रही थी। घर में 4 बर्तन है तो आपस में बचते ही हैं। तू दोनों को समझा दिया कर, नहीं तो फिर मेरी तरह चुप रहा कर। पिता के इतना समझाने पर भी अभिनव को बिल्कुल अकल नहीं आई। वो अभी भी हर बात में अपनी पत्नी की ही साइड लेता। फिर झगड़ा छोटा होता या बड़ा, अपनी माँ का कभी साथ नहीं देता था। अभिनव के इस रवैये से उसके मम्मी पापा दोनों ही परेशान थे। सुनिए जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक बेटे को जन्म दूंगी। ये तो अपनी पत्नी के आगे किसी की भी नहीं सुनता। हाँ कविता, सही कह रही हो तुम। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको रचना के अलावा कुछ भी दिखा ही नहीं देता। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार मैं ही सही होती हूँ, लेकिन कुछ गलती इसकी पत्नी की भी तो होती है। इसको वो तो कभी नजर नहीं आती। कैसे समझाऊं मैं इसे? इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कविता के हाथ से कांच की प्लेट टूटकर गिर जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आपके हाथों में जान नहीं है क्या? कर दिया ना सुबह सुबह नुकसान। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? ये प्लेट तू अपने मायके से लाई थी क्या? देखिए मम्मी जी, अपने घर की लड़ाई में मेरे मायके वालों को मत घसीटा करो, समझी आप? मैं तो समझ गई, तू कब समझेगी कि ससुराल में जुबान कम और काम के लिए हाथ ज्यादा चलाने चाहिए। इस घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तो तब आपको क्यों नहीं दिखाई देता जो बार बार हाथ चलाने की बात करती हो? आप मुझ पर ध्यान देने के बजाय घर पर ज्यादा ध्यान दो तो लड़ाई कम होगी। सास बहू की लड़ाई की आवाज सुनकर अभिनव और संजय भी आ जाते हैं। अरे अब बस करो तुम दोनों, किस बात पर युद्ध हो रहा है सास बहू में? क्या हुआ रचना, मम्मी ने कुछ कहा क्या? अपनी मम्मी से ही पूछ लो ना, क्यों सुबह सुबह मेरे मायके वालों को बुरा भला कह रही है। ये बोलकर रचना रोते हुए वहां से चली जाती है और अभिनव गुस्से में अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मना किया था ना आपसे कि आप रचना से नहीं लड़ेंगी। अरे मैं नहीं लड़ी बेटा, वो मुझसे लड़ रही है। मम्मी, आपको लगता है कि मैं अब भी आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगा? वो यहां से रोते हुए गई है, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। बेटा, पत्नी की आंखों में आंसू देखकर तूने अपनी मम्मी को गलत मान लिया। हो सकता है कि इस बार रचना ने ही तेरी मम्मी से कुछ कहा हो। अभिनव बार बार अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को बातें सुनाता रहता और वो दोनों उसे समझाते रहते। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो संजय ने पूछा, बेटा, इस लड़ाई को यहीं खत्म कर और ये बता कि तू चाहता क्या है। इस लड़ाई से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, या तो आप ये घर छोड़ दे या फिर मैं रचना को लेकर यहां से चला जाता हूं। बेटा, ये घर हमने तेरे लिए बनाया था, तू कहीं मत जा, हम ही चले जाते हैं। अभी तेरे पिता के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद कमाई करके खा सकता है। अभिनव के माता पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है हमने, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। रो मत कविता, हमारी किस्मत में यही लिखा था। बस प्रार्थना करो कि हमारा बेटा और बहू खुश रहे। उधर अभिनव रचना को खुश होकर ये खबर सुनाता है। रचना, अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। मम्मी पापा ये घर छोड़कर चले गए हैं। क्या? मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कि वो ये घर छोड़कर चले जाए। अरे तभी तो हम इस घर में आराम से रह सकते हैं।
मुझे यकीन नहीं होता अभिनव कि तुम इतने स्वार्थी निकलोगे। तुमने अपने सगे माँ बाप को घर से निकाल दिया, वो भी मेरी वजह से। अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड में नहीं रह सकती। अरे ये क्या कह रही हो रचना? मैंने तुम्हारी वजह से अपने मम्मी पापा को घर से जाने पर मजबूर किया और तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? हाँ अभिनव, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं दिया तो मेरा साथ क्या दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों को घर से निकाल दो। कल तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया तो तुम उसके लिए मुझे इस घर से निकाल दोगे। जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? अभिनव की इस हरकत पर रचना भी घर छोड़कर चली गई और अभिनव इतने बड़े घर में अकेला ही रह गया। अभिनव वो पल याद करने लगा जब उसने अपने माता पिता को घर से निकाला था। लगी 100 की शर्त, तेरी सब्जी एक दिन में सूख जाएगी। अरे का भाभी जी, 20 रुपए की भिंडी के लिए 100 रुपए की शर्त। अरे आपको लेना है या नहीं ये वो बोलिए। अरे लेना तो है, लेकिन पहले शर्त लगाओ तभी लूंगी। अरे ठीक है, लगी शर्त। कल तक भिंडी ताजी रहेगी, बस आप फ्रिज में रखना इसे। ठीक है, कल आ जाना मेरी शर्त के पैसे देने। बहू, ऐसे सब्जी वाले से शर्त लगाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो कल लगेगा, जब मेरी शर्त की वजह से हफ्ते भर की सब्जी जितने पैसे जीत जाऊंगी माँ जी। अरे तू नहीं सुधरेगी। अब रहने भी दो, बहू को मजा आता है छोटी मोटी शर्त लगाने में, तो इसमें क्या हो गया? विनीता को बात बात पर शर्त लगाने की लत थी। बात छोटी हो या बड़ी, हल्की फुल्की या गंभीर, विनीता शर्त लगाने से बाज नहीं आती। विनीता, राकेश के लिए खाना बना दे, उसके आने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है माँ जी। देखना वो आज भी लेट ही आएंगे। आज मैंने उसे जल्दी आने को कहा है, देख वो आता ही होगा। लगी 1000 की शर्त। अरे मुझे नहीं खेलना ये तेरा शर्त वर्त। मतलब आप भी जानती हैं कि ये राकेश आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे मेरा बेटा है, मेरी बात टालेगा नहीं वो। तो लगाइए ना शर्त। ठीक है, लग गई शर्त। तभी राकेश आता है। अरे किस बात की शर्त लग रही है सास बहू में? अरे ये क्या, आप टाइम पर क्यों आ गए? शर्त हार गई ना मैं। मतलब? बहू ने मुझसे 1000 रुपये की शर्त लगाई थी कि मेरे कहने पर भी तू टाइम पर नहीं आएगा। लेकिन देख, मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। क्यों बहू? हाँ माँ जी, मैं आपके 1000 रुपये लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, छोड़। नहीं माँ जी, ना तो मैं शर्त हारने पर पैसे रखती हूँ, ना जीते हुए पैसे छोड़ती हूँ। और ये 1000 रुपये तो मैं आपसे वसूल कर ही लूंगी। विनीता की शर्त लगाने की आदत और शर्त की रकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये क्या बहू, इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले आई? अरे अभी पिछले महीने तो तुमने शॉपिंग की थी ना, फिर से इतनी सारी साड़ी? अरे ये सब तो फ्री में मिला है मुझे। फ्री में? वो कैसे बहू? मैं अपनी फ्रेंड श्रद्धा की शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ एक महंगी साड़ी देखकर श्रद्धा ने कहा कि ये 10,000 की होगी, लेकिन मैंने कहा कि 20,000 की होगी। तो इस बात पर लग गई शर्त, वो भी पूरे 20,000 की, और मैं वो शर्त जीत गई। तो श्रद्धा को मुझे 20,000 रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ी। ये क्या बहू, छोटी मोटी शर्त तो ठीक है, लेकिन अपनी सहेली के इतने पैसे खर्च करवाना, ये तो गलत बात है ना? बाबूजी, शर्त तो शर्त होती है ना, और मैं शर्त के पैसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ, बहू की आदत तो बिगड़ती ही जा रही है। मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन आप ही उसे छूट देते रहे। अब भुगतो।
मुझे तो डर है कि कभी किसी दिन विनीता की ये शर्त कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा करते। अब जल्दी करो ना विनीता, लेट हो गए तो बाबूजी बहुत डांटेंगे। लगे 1,000 रुपए की शर्त, बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मुझे कोई शौक नहीं है 1,000 रुपए के चक्कर में डांट खाने का। तुम 1,000 रुपए मुझसे अभी ले लो, लेकिन जल्दी घर चलो। बस थोड़ी देर रुको ना, मैंने उस दुकानदार से शर्ट लगाई है। प्राइस कम ही नहीं कर रहा था, ऊपर से बोलता है कि उसके ये फल तो 1 घंटे में बिक जाएंगे, और अगर ना बिक पाए तो मुझे वो सारे फल आधे दाम में दे देगा। तो लगा ली मैंने शर्त। तुम्हारा ये शर्त लगाने का पागलपन मैं और नहीं झेल सकता। मैं चला घर, तुम ऑटो पकड़कर घर आ जाना। पति और ससुराल वालों के गुस्से के बावजूद विनीता की शर्त लगाने की आदत नहीं छूटती। एक दिन जब वो किटी पार्टी से लौटी तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। आज ये बहू को क्या हो गया? वैसे तो जब भी आती है चिड़िया की तरह चहकती रहती है। अपनी किटी पार्टी के किस्से हम सबको सुनाती है। आज बिना बात किए कमरे में क्यों चली गई? हाँ, जाते वक्त तो बड़ी एक्साइटेड थी कि आज तो खूब शर्त लगाऊंगी सहेलियों से। शर्त हार भी जाती है तब भी बताती है कुछ तो गड़बड़ है। राकेश, जरा देख कर बताओ, तबीयत तो खराब नहीं गई उसकी? मैंने पूछा उससे, लेकिन विनीता ने जवाब ही नहीं दिया, बस कमरे में जाकर सो गई। विनीता की इस चुप्पी से सब परेशान हो गए थे। अगली सुबह विनीता का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। अरे इस फोन को बंद करो कोई। विनीता, तुम्हारी सहेली श्रद्धा सुबह से तुम्हें फोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं लेती? कुछ काम होगा। कोई काम नहीं होगा, आप मेरा फोन बंद ही कर दो। तुम सही कह रही थी माँ, कुछ तो हुआ है जो विनीता छुपा रही है। बहू को ऐसे चुप देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी विनीता की सहेली श्रद्धा चिल्लाती हुई घर में आ जाती है। विनीता, ए विनीता, कहाँ छुप कर बैठी है? अरे श्रद्धा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब पता चल जाएगा भाई साहब। पहले आप उस विनीता को बाहर बुलाओ, कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बहू आ जाएगी, तुम थोड़ा शांत रहो। ऐसे कैसे शांत रहूं? जब मैं शर्त हारी थी तो मुझसे तुरंत पैसे वसूल कर लिए थे शॉपिंग करके, और कल खुद शर्त हार गई तो पैसे देने के बजाय घर में मुंह छुपाकर बैठ गई। लेकिन मैं भी अपने पैसे नहीं छोड़ने वाली। हाँ, अरे तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे बताओ, कितने पैसे हारी है वो? मैं दे देता हूँ। पूरे 1 लाख रुपए। क्या? 1 लाख? बहू, ओ बहू, बाहर आओ अभी। विनीता डरते हुए बाहर आती है। लो, आ गई महारानी। विनीता, ये क्या किया तुमने? 1 लाख की शर्त लगा ली? अरे जुबान पेट में गिर गई है क्या? बोल बहू, ये क्या कह रही है? ये क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कल किटी पार्टी में इसने मुझसे शर्त लगाई कि इससे ज्यादा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने कहा मैं खा सकती हूँ, तो इसी ने कहा लगी 1 लाख की शर्त, और शर्त मैं जीत गई। अब पैसे नहीं दे रही। बताओ, अगर ये जीत जाती तो क्या मुझसे वसूल नहीं करती? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो शर्त लगाई क्यों? अब कुछ भी करो, अपने जेवर बेचो, घर वालों से लो या कहीं से उधार मांगो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे, और ना ही मैं घर के जेवर बेचने दूंगी। तो माँ जी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। शोर सुनकर बाबूजी कमरे से बाहर आए। तब माँ जी और राकेश ने उन्हें सारी बात बताई। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हंसी मजाक में छोटी मोटी शर्त लगाना ठीक है, लेकिन अगर शर्त में पैसे की बात आ जाए तो वो जुआ बन जाती है,
और जुआ कभी किसी को नहीं फलता। अब क्या करोगी तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। तुम पैसे ना देने के लिए रोने का नाटक कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं भी पैसे वसूल करके रहूंगी। एक बात बताओ श्रद्धा, तुम्हारे घर काम वाली बाई आती है? हाँ, तो उसे कितने पैसे देती हो? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने की 10,000 रुपए महीना तनख्वाह देती हूँ। तो बस अब 10 महीने तक बहू तुम्हारे घर आकर ये सब काम करेगी और 1 लाख रुपए की भरपाई करेगी। विनीता, देखा क्या नौबत ला दी तुम्हारी सादत ने? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू इसके घर की बाई बनेगी? हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं। मेरी गलती की यही सजा है। मैंने शर्त के चक्कर में आप सबको बहुत परेशान किया है। यही मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। श्रद्धा, आई एम सॉरी। मैं कल से तुम्हारे घर काम करने आ जाऊंगी और तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है विनीता। जरूरत क्यों नहीं? बहू ही कहती है ना कि वो शर्त में जीते हुए पैसे छोड़ती नहीं, ना हारे हुए पैसे रखती है। और तुमसे भी तो 20,000 रुपये वसूल किए थे बहू ने। उसी बात का गुस्सा था मुझे लगा था कि विनीता मजाक कर रही है, लेकिन इसने तो सच में मुझसे 20,000 की शॉपिंग करवाई। आज ये 1 लाख रुपए दे भी देती तो मैं वो पैसा लौटा देती। मुझे तो मेरी सहेली को बस एहसास करवाना था कि इसकी शर्त लगाने की आदत बहुत खराब है, इसलिए ये सब किया। अगर इस सब में मैंने आप लोगों से कोई बदतमीजी की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैंने बहुत बड़ी गलती की और आप सभी भी मुझे माफ़ कर दीजिए। विनीता, पहले तो ये 20,000 रुपये श्रद्धा को लौटा दो, तब तुम्हारी माफ़ी पूरी होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसा कैसे रहने दीजिए? ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। तो बहू, क्या सबक सीखा तुमने आज? यही कि कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए। बहू, लगी हजार की शर्त कि तुम फिर से शर्त जरूर लगाओगी? नहीं माँ जी, 1000 या 1 पैसे की भी शर्त नहीं लगाऊंगी अब मैं। शर्त हार कर विनीता ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पा लिया और शर्त लगाने से तौबा कर ली। भाभी खा गई ननद। सुहानी अपनी सास इंदु, पति केशव, ननद काजोल और ससुर सत्यदेव के साथ रहा करती थी। काजोल का लंबे समय से किसी भी लड़की के साथ रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। जो भी रिश्ता आता या तो वो काजोल को नापसंद करते या फिर किसी न किसी बात से टल जाता। एक दिन इंदु की पहचान का एक अच्छा रिश्ता आने वाला होता है। सुहानी बहू, आज लड़के वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं मेरी काजोल का हाथ मांगने। खान पान में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़का अच्छी खासी नौकरी करता है, बहुत ही सुलझा हुआ अच्छा परिवार है। हाँ सुहानी भाभी, लेकिन भाभी अब खाना बाद में बना लेना, पहले आप मेरा मेकअप तो कर दीजिए। मुझे पता है आपने लास्ट टाइम खुद से ही अपना HD मेकअप किया था और इस फंक्शन में सभी आपकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। ओके ननद मैडम, जैसा आप कहो। क्या जैसा आप कहो? चुपचाप फटाफट नाश्ता और खाना तैयार कर। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, तब तक मैं इसे तैयार करती हूँ। लेकिन मम्मी आपको कहाँ आता है, आप कुछ भी कर देती हो। अरे यार। इंदु काजल को कमरे में ले जाती है और आईने के सामने बिठाकर तैयार करती है। काजोल एक सुंदर सी साड़ी पहनती है, झुमके, नेकलेस और बिंदी भी। ये लो, हो गई मेरी लाडो रानी तैयार। बलैया तो ले लो तेरी। थू 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 थू, तुझे किसी की नजर ना लगे। वाह मम्मी, मुझे तो लगा कि आपको मेकअप एंड ऑल दैट नहीं आता, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया।
अरे बेटा, तेरी माँ क्या कोई कच्ची खिलाड़ी है, हैं? कुछ देर बाद विराज और उसके माता पिता संजय और गायत्री आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सुहानी सबके लिए मिठाई और नाश्ता लाती है। ये लीजिए आप सब, आम पन्ना और फ्रेश ऑरेंज जूस। वैसी इंदु जी, आपकी बेटी काजल है तो बड़ी सुंदर। हाँ जी, और हमारे बेटे विराज और काजोल की जोड़ी तो एकदम राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लगेगी, क्यों विराज? क्या पापा आप भी? अब अरे होने वाले नंदोई जी, अभी से ही इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? हाँ विराज, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? संजय जी, गायत्री जी। गायत्री और संजय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ पल सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमारे बेटे की मंजूरी तो पहले से ही है, लेकिन अब हम भी राजी हैं। वाह वाह जी वाह, तो इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। लीजिए, ये मिठाई खाइए, देसी घी में बनी है, वो भी ब्रांडेड मिठाई है, मेरी सुहानी बहू लाई है। रुकिए रुकिए इंदु जी, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? हम मुंह मीठा करेंगे, लेकिन हमारे बेटे के दामन में क्या आएगा, उसका इंतजाम तो आप लोगों ने कर लिया है ना? जी सत्यदेव जी, अब ये तो शादी की पवित्र और परम रस्म है, जिसकी बुनियाद पर ही तो ये रिश्ता तय होगा। हम कुछ समझे नहीं। संजय जी, आप खुलकर बताइए ना। अरे सत्यदेव जी, दहेज दहेज की बात कर रहा हूँ मैं। दहेज की बात सुनकर सभी एकदम से शांत हो जाते हैं। अब ठीक है, हो जाएगा इंतज़ाम। आप बस रिश्ता पक्का कर दीजिए। ये हुई ना समधियों वाली बात, लेकिन याद रखिए, दहेज में कोई आनाकानी ना कीजिएगा, इकलौती बेटी है ना आपकी। जैसे तैसे रिश्ता पक्का हो जाता है और सभी आपस में मुंह मीठा करते हैं लड़के वालों के जाने के बाद। लेकिन पापा, हम दहेज कहाँ से देंगे? शादी का खर्च भी तो कितना है। हाँ केशव और काजल के पापा, आपने हाँ तो कर दी, लेकिन अब उस हाँ को भरपाई कैसे करेंगे? वैसे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। कोई मुसीबत नहीं हुई है, तुम सब चिंता मत करो। काजोल की शादी के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से पैसे जुटाते आ रहा हूँ, और एफडी तुड़वा कर और हमारी पुरानी डेयरी को बेचकर पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, और मेरे कुछ पुश्तैनी जेवर भी है, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाए, उससे अच्छा है कि उन्हें बेच ही दो। ठीक है, तो मेरी भी पुरानी खटारा स्कूटी है, उसे भी बेच देते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके वो सब दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सत्यदीप उन पैसों को सहज कर अपने कमरे की अलमारी में रखता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी सुहानी चुपके से उठती है, घर के पीछे के दरवाजे की ओर आती है और एक आदमी से कहती है, सुनो, पहले माले पे है वो कमरा, अलमारी की चाबी ससुर जी के तकिए के नीचे होगी, धीरे से ले आना और अलमारी के सारे पैसे चुरा लेना और मुझे दे देना, ठीक है? ओके मैम। आदमी सत्यदीप और इंदु के कमरे में जाकर चालाकी से पैसा चुराता है और उन्हें सुहानी के हाथों में थमाकर चला जाता है। अब ये पैसे मेरे पास रहेंगे, अच्छे से हिफाजत करूंगी मैं इनकी। थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। सुहानी उन पैसों को अपने पास छुपा कर रखती है। अगले दिन पैसे अलमारी से गायब होने के बाद सभी हैरान और दंग रह जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। नहीं, अब इसका मतलब ये कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अब हम क्या करें काजोल बेटा? तभी केशव उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। ये देखे, ये आदमी, इसने चुराया है पैसे। हाय दया, अरे टांग टूटे इस कलमुहे आदमी की, निगौड़ा कहीं का। बहुत बुरा हुआ, ये सब मेरी ननद के साथ ही क्यों होता है? शादी का दिन नजदीक आता है। विराज, संजय और गायत्री दहेज की मांग के बारे में अब सवाल करते हैं। तभी सत्यदीप उन्हें सच बता देता है कि पैसे असल में चोरी हो चुके हैं। ये बात सुनकर संजय गुस्से से तिलमिला उठता है। अरे सत्यदीप जी,
क्या आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है? पहले कहा पूरा इंतजाम हो चुका है और अब कह रहे हो कि नहीं हुआ। अरे जाओ, नहीं करानी हमें हमारे विराज की शादी आपकी बेटी काजोल से। उसे काजोल से 100 गुना अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। वैसे भी वो कहाँ, आपकी बेटी कहाँ, 1% मेल नहीं खाता। काजोल और विराज की शादी कैंसिल हो जाती है। ये खबर सुनकर काजोल फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। समय के साथ काजोल भी अब थोड़ी ठीक हो जाती है। तभी सुहानी सभी घर वालों के सामने आकर दहेज के पैसे सत्यदीप को लौटाते हुए कहती है, ये लीजिए ससुर जी, ये वही दहेज के पैसे हैं जो आपने अलमारी में रखे थे। ये सुनकर सभी एकदम से आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह जाते हैं। सुहानी पूरी कहानी सबको बताती है कि कैसे उसने ये सब किया। वाह, अरे जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? एक भाभी होकर अपनी ही ननद की खुशियों को खा गई तू। नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत? क्या गलत? गलत नहीं, गुनाह किया है तुमने। नहीं, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि दहेज एक गलत प्रथा है। अरे विराज और उसके माँ बाप ने इस रिश्ते को सिर्फ पैसों से ही तोला। उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। तुम ही सोचो, आप सब भी सोचिए, इतना पढ़ा लिखा लड़का होने के बावजूद वो दहेज की मांग क्यों कर रहा था? ऊपर से रिश्ता तोड़ते वक्त भी संजय अंकल ने कह दिया था ना कि 1% मेल नहीं खाता। इसका मतलब साफ था कि वो लोग बस दहेज के लिए ये शादी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी सूरत, सीरत, खूबियां, इन सबको तो देखा ही नहीं। अरे जरा सोचो, कितना प्यार करते हैं तुमसे तुम्हारे माँ पापा और केशव भाई। पाई पाई जोड़कर एफडी बनाई थी, उसे तोड़ दी ससुर जी ने। खून पसीने से बनाई हुई डेयरी, उसे बेच दिया। सालों से बड़ों के आशीर्वाद और प्यार से भरे गहने, उन्हें बेच दिया सासू माँ ने। आज तक जिस बचपन की खटारा स्कूटी को संभाल के याद बना के रखा था केशव ने, उसे तक बेच डाला, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर हम दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देंगे तो इससे सिर्फ बर्बादी ही होगी, रिश्तों की भी और इस दुनिया की भी। ये पैसे मैं आप सबको लौटाने वाली थी, वो भी रिश्ता टूटने के कुछ दिनों बाद, और अब मैं वही कर रही हूँ। लीजिए। सुहानी की बातें सुनकर सभी की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो सब कितना बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे थे। सुहानी बहू, आज तुमने हमारी काजोल को उस पिंजरे में जाने से बचा लिया। हाँ बेटा, अगर ये शादी हो जाती तो न जाने वो दरिंदे लोग मेरी फूल सी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार करते। भाभी, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, लेकिन आपने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। यू आर द बेस्ट वाइफ सुहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बेस्ट भाभी भी हो। आई लव यू भाभी। काजोल सुहानी के गले लगती है और इस तरह सुहानी अपनी ननद और अपने ससुराल को दहेज से बचा लेती है।